हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हमारा भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, उसमें हमने हिमालय कंप्लीट किया, उत्तर का विशाल मैदान कंप्लीट किया और आज है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारी ये जो लगभग ज्योग्राफी के 17 से 18 वीडियो हो गए हैं और प्रायद्वीपीय पठार के आप समझ लीजिए आज होगा परिचय और वर्गीकरण, और फिर हम परिचय और वर्गीकरण करेंगे वो पठार और पर्वतों के रूप में करेंगे, पर्वतों पहाड़ों के रूप में उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और 3 से 4 क्लास में ये हमारा कंप्लीट होगा। और फिर तटीय मैदान एक वीडियो क्लास में, एक क्लास में द्वीप समूह, और ऐसे करके हम भौतिक प्रदेश कंप्लीट करेंगे। और फिर कई आ रहे हैं ऐसे कमेंट कि अफवाह तंत्र शुरू कीजिए, कई ऐसे आ रहे हैं जलवायु। तो जलवायु एक छोटा टॉपिक है, लगभग 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जलवायु कर लेंगे और फिर अफवाह तंत्र कर लेंगे जल्दी साथ में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो परिचय लेते हैं इसका, और परिचय लेने के लिए हमारे सामने शब्द आता है प्रायद्वीपीय पठार। 2 शब्द आते हैं। क्या आते हैं? 2 शब्द। एक तो आता है प्रायद्वीप, एक तो शब्द आता है प्रायद्वीप, और दूसरा शब्द आता है पठार। प्रायद्वीप क्या है? तो कोई भी स्थल भाग, स्थल भाग मतलब जमीन, कोई भी ऐसा स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, यानी कि पानी से घिरा हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ का मतलब क्या है? तो एक टर्म समझिए, कुछ आपको मैं शब्द बताता हूं, उसको आप समझिए पहले। कि अगर कोई चारों ओर से पानी से घिरा हुआ स्थल भाग है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ स्थल भाग है, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? वो द्वीप है। क्या है? द्वीप। ठीक है। और कोई भूभाग तीनों ओर से पानी से घिरा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। ठीक है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ द्वीप, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप, और चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ स्थल से, उसे हम कहेंगे कि वो है सागर। और तीनों ओर से जल स्थल से घिरा हुआ, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? खाड़ी है। इतनी समझ में आई? चारों ओर पानी से घिरा हुआ मतलब कि कोई ऐसा स्थल भाग है और उसके चारों ओर जल है, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? वो द्वीप है। और कोई भूभाग है और उसके तीनों ओर से पानी हो और बीच में इस प्रकार स्थल भाग हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? प्रायद्वीप है। तो ये प्रायद्वीप क्यों है कि आपको पता है कि भारत का जो मैप अगर हम देखते हैं तो इधर है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो इसलिए ये बीच में है, इस प्रकार तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये प्रायद्वीप है। चारों ओर स्थल से घिरा हुआ सागर, जैसे कैस्पियन सागर है, तो वो क्या है? चारों ओर से स्थल से, कोई भी सागर होता है वो हमेशा अरब सागर है। तीनों ओर और स्थल भाग से घिरा हुआ वो कहलाती है खाड़ी। तो खाड़ी कैसे? जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो आप देखते हैं कि ये बांग्लादेश इस प्रकार है, तो ये एक साइड, दूसरी साइड स्थल और तीसरी साइड स्थल, तो ये तो कहलाएगा खाड़ी। और चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है कोई भी सागर होता है वो, तो वो कहलाता है कि वो क्या है? वो सागर है। तो ये बात, एक टर्म आप ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं, प्रायद्वीप तो कंप्लीट हुआ हमारा, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। वास्तव इसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं, दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पठार शब्द तो कॉमन है, आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पठार है मिलता है। और प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब देखिए, अब आगे देखिए,
तो प्रायद्वीप का मतलब तो है कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ। पठार का मतलब मैंने आपको बताया था कि 400 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला वो स्थान जो ऊपर से सपाट है या समतल है, उसे हम कहेंगे कि वो पठार की श्रेणी में आएगा। कुछ ऐसा उच्च स्थान जो ऊपर से सपाट है, अगर वो सपाट नहीं होगा और तीखा या इस प्रकार घुमदाकार आकार का होगा तो वो कहलाएगा पहाड़ या पर्वत। जबकि ये ऊपर से क्या होता है, ये सपाट होता है, इसलिए ये कहलाता है पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का भाग है, ये ऊपर से सपाट मिलता है और उच्च भूमि है, और इसलिए कहते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार। तो पहली बात तो नामकरण इसका हुआ प्रायद्वीपीय पठार। दूसरी बात, अब हम प्रायद्वीपीय पठार का इसका हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, कुछ जानकारी पढ़ते हैं इसके बारे में, बेसिक पॉइंट, और फिर हम इसके बारे में वर्गीकरण करते हैं इसका कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारे भारत में जितने भौतिक प्रदेश मैंने बताया कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उन सब में से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए, उत्तर का विशाल मैदान तो वो विशाल नहीं है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो विशाल तो है, एक मैदान है इसलिए बताया गया उसको विशाल। ये सबसे बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, अब आपको ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात, मैप में हम देखते हैं लोकेशन इसकी। इस प्रकार कुछ फैला हुआ है प्रायद्वीप। अगर हम पूरे इस प्रायद्वीप की बात करें तो ये हमें इस प्रकार मिलता है। ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके पश्चिम में अरब सागर मिलता है, इसके पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी मिलती है, जबकि इसके दक्षिण में हमें मिलता है हिंद महासागर। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसका क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि यह सबसे प्राचीनतम भूभाग है, ये पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। दूसरा पॉइंट कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। सबसे प्राचीनतम मतलब आर्कियन युग का है। आर्कियन युग का मतलब प्री कैम्ब्रियन काल या अजोइक महाकल्प का है। ये आपको भूगर्भिक समय सारणी बताई थी। सबसे पहला महाकल्प कौन सा आता है, प्री कैम्ब्रियन या अजोइक महाकल्प। उसके बाद मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक और नियोजोइक, इस प्रकार के 5 महाकल्प आते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन है, यानी कि अब देखिए अरावली पर्वतमाला के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं, आर्कियन युग की पहाड़ें सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो समझिए कि उसके बाद, उससे पहले कहीं बना है ये। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हिमालय की बाद में कब हुई, मेसोजोइक सेनोजोइक महाकल्प में जाके हुई है। इसकी हिमालय की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में जाके हुई है, उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति। जबकि ये तो सबसे प्राचीनतम है आर्कियन युग में, और कहे तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, उत्पत्ति तो इसके प्री कैम्ब्रियन काल में ही हो गई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, लावा बस गया, जो था क्रिटेशियस काल में। जुरेसिक क्रिटेशियस जो अपने होती है ना डायनासोर, जुरेसिक में वो डायनासोर हुई थी। उसके बाद क्रिटेशियस काल आता है, जो मेसोजोइक का सेनोजोइक और नियोजोइक में आता है। नियोजोइक महाकल्प में जो क्रिटेशियस काल आता है, उसमें यहाँ कर लावा का दरारी उद्भार हुआ। दरारी उद्भार मतलब दरार हुई और उसके अंदर से लावा निकला, और वो लावा इसमें साइड में बिस गया, जिससे ये यहाँ पर जो काली मिट्टी का निर्माण हो गया और ये पठार लावे का बन गया। इसलिए ऊंचा क्षेत्र बस गया, जिससे कहते हैं कि ये पठार है। तो वो तो बाद में हुआ, क्रिटेशियस काल में जाके
लेकिन वो सबसे प्राचीनतम तो वो भी क्रिटेशियस काल भी देखिए सेनोजोइक बाद में आता है हमारे हिमालय की उत्पत्ति वाला, तो सबसे प्राचीनतम हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। और अगर इस भूभाग की बात करें तो भी ये सबसे प्राचीनतम है। इसकी हम आगे जानेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो हम इसके बारे में स्पेशल मैं अगली क्लास में शायद मैं इसको उत्पत्ति के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेन पॉइंट यही है वर्तमान में हिमालय उत्थान क्यों हो रहा है, इसकी वजह से। ये पहले भूभाग का लगा हुआ था, ये अफ्रीका के पास लगा हुआ था, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये बात तो आपको मुख्य याद रखनी है। अब आगे देखिए, अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो हमें उत्तर में इसका विस्तार मिलता है अरावली, उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार मिलता है अरावली, और मध्य यानी कि एकदम उत्तर में बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां इसका उत्तरतम विस्तार है। और उत्तर पूर्व की बात करें तो यहां पर हमें शिलोंग का पठार इसका उत्तर पूर्वी मुख्य बिंदु है लास्ट। इससे आगे पठार नहीं होकर के मैदान, और मैदान के बाद हिमालय है। और दक्षिण की बात करें तो ये समुद्र तल से लगा हुआ ये, पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की बात करें तो अरब सागर की। अब इसकी ढाल की बात करें तो ढाल कैसी है इसकी, तो इसकी ढाल दो प्रकार से है। इसका मुंह है दक्षिण की ओर और इससे पैर है इधर उत्तर की ओर। ढाल किस प्रकार है ध्यान रखना, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको आता है तो, कि ढाल हम कैसे देखते हैं। मैं आपको थोड़ा ट्रिक दे दूंगा या कुछ आइडिया दे दूंगा, फिर उसके अनुसार आप बताना। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के महू जिले से चंबल नदी निकलती है, और वो कहाँ से प्रभावित होते हैं, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती इटावा, यूपी के इटावा में जाके यमुना नदी मिल जाती है। जो यमुना नदी यहाँ से आती है इस प्रकार, और वो नदी है जो यहाँ से निकलेगी और वो इस प्रकार चलती हुई वो यमुना में मिल जाती है। तो ये किस ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, यमुना नदी उत्तर की ओर जा रही है। एक यमुना याद रखिए। फिर आपको जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये किस ओर जा रही है, तो ये कौन सा भाग है, आपको दिशा का तो पता ही होगा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये नदी किस ओर जा रही है, पूर्व और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। तो इधर ये दक्षिण पूर्व, इधर उत्तर हो गया, या उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। कई नदी सोन इधर से निकलती है ये। फिर अगर हम दामोदर की बात करें तो वो भी इस ओर निकलती है पूर्व की ओर। तो कुल मिला के इसकी ढाल आपको बतानी है कमेंट में कि इसकी ढाल किस ओर है, या मैं अगले वीडियो में फिर इसका आंसर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको नदी बता रहा हूँ कि इसकी नदी दो प्रकार जाती है। एक तो इसकी नदियाँ जाती है दक्षिण पूर्व की ओर, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। और एक इसके नदियाँ हैं वो उत्तर पश्चिम या उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। ऐसे आप चंबल, फिर सोन नदी है वो भी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर। तो अब आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार की ढाल कैसी है, किस ओर है ढाल, और ढाल का मापन कैसे करते हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको उत्पत्ति के बारे में बता देता हूं कि लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले, 3600 मिलियन का अर्थ क्या होता है, 3600 मिलियन का अर्थ होता है कि 360 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग था। ये भूभाग कहां था, इसके बारे में हमें मैप में देखना होगा कि वर्तमान में जो अफ्रीका है ना, वैसे मैंने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाई उस समय बताया था, मैं आपको मैप में बताता हूं कि जैसे मेरे पास ये पॉलिटिकल मैप तो नहीं है वर्ल्ड का, मैरीन रूट वाला मैप है, जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं उसका मैप है ये। तो इस मैप में देखिए आप, इस मैप में ये यहाँ पर भारत है और ये आपको दिख रहा है अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका है। तो ये जो भूभाग है, पहली बात तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको पता है कि पहले
पूरा ये पेंजिया हुआ करता था, इसके चारों ओर पानी हुआ करता था जिसे पेंथालासा कहते हैं। ये पेंजिया 2 भागों में टूटा था। उत्तर में गया उसे अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिण में गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इस गोंडवाना और दक्षिण के बीच में टैथी सागर था। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड के अंदर कुछ क्रियाएं हुई जिसके कारण ये महाद्वीप बन गए। गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने थे? दक्षिण अमेरिका बना था, अंटार्कटिका बना था, अफ्रीका बना था। ये भारत वाला ये भाग है जो प्रायद्वीपीय वाला हम पढ़ रहे हैं, ये भाग, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सब बना था गोंडवाना से। जबकि अंगारा लैंड से बना था ये रूस वाला क्षेत्र, ये चाइना, भारत वाला ये उत्तर का क्षेत्र, मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये जो ग्रीनलैंड है, ये सब बना है किससे? अंगारा लैंड से। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये हमारा जो भाग था ये भारत वाला, ये इतना, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इस प्रकार, और साथ साथ में ये ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भूभाग पहले यहाँ ना होकर के इस प्रकार यहाँ लगे हुए थे। आप यहाँ देख सकते हो, आप वर्ल्ड का मैप लेके देखना कि जो अफ्रीका वाला ये पूर्वी तट है और भारत वाला ये पश्चिमी तट है, इसको अगर हम आपस में मिलाने जाएंगे ना तो ये मिलेंगे, जिसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था जिग्जा फिट। ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर थे जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे ये जो तट है अमेरिका से लगाओ, यहाँ से ये देखो ये कोना है, यहाँ पर सेट हो रहा है, और ये जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका वाला, ये नॉर्वे वगैरह यहाँ पर सेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो अगर देखिए ये भारत वाला जो हिस्सा है ये यहाँ जाकर लगाएंगे तो सेट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ जाकर लगाएंगे तो सेट हो जाएगा। तो ये पहले एक ही जगह थे यहाँ पर, और धीरे धीरे आंतरिक हलचल हुई जिसके कारण यहाँ पर ये भाग टूट गया, यहाँ से टूटा। और ये जो नीचे प्लेटें हैं आपको पता ही है ना, नीचे प्लेटें हैं, वो प्लेटें विस्थापित होती है, हमेशा चलती रहती है। और ये जो हमारा भूभाग था ना, ये भूभाग उत्तर पूर्व की ओर, किस ओर? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होने लग गया। तो यहाँ से उत्तर पूर्व किस ओर है कि ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम, तो इस ओर ये प्रभावित होने लग गया। तो यहाँ से देखिए उत्तर पूर्व किस ओर जा रहा है, ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुआ और धीरे धीरे आगे गया। तो ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट। और ये कौन सी थी? इंडियन प्लेट। ये इतना इंडियन प्लेट का भाग है। तो ये इंडियन प्लेट जैसे यहाँ से, ये अफ्रीकी प्लेट है, तो ऐसे इस प्रकार ये गई यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती 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 गई, और यहाँ जाके जब इसके यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यहाँ पर जो भूभाग था वो यूरेशियाई प्लेट का था, तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। और फिर बीच में गैप पड़ गया जिसके अंदर नदियों ने अवशेष जमा किए, जिससे मैदान निर्माण हो गया। तो ये भूभाग जो अफ्रीका से टूट के आया, इस बात को ध्यान रखना। मैं मैप में ये बता रहा कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भूभाग है प्राचीनतम इसलिए है कि ये पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, अफ्रीका से लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया और दोनों थे। ऑस्ट्रेलिया इस ओर प्रभावित हुआ पूर्व की ओर, जबकि ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुआ, और इस प्रकार जाते जाते यूरेशियाई प्लेट से टकराया और ये वर्तमान में भी टकरा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 360 करोड़ वर्ष पूर्व ये इस अफ्रीका से लगा हुआ था और धीरे धीरे इसका विस्थापन शुरू हुआ, और ये वर्तमान में भी इसका विस्थापन जारी है। सबसे पहला इसका जो सेनोजोइक महाकल्प में मैंने बताया था कि जो हिमालय की उत्पत्ति होती है तीनों युगों में, ओलिगोसीन युग में सबसे पहले वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। तो वो इसी जो प्रायद्वीपीय पठार वाला ये भाग है ना, ये भाग इधर खिसक रहा है, तो उससे उत्पत्ति हुई थी। तो ये सबसे प्राचीनतम भाग, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। भारत अगर स्थित है तो वो इसके ऊपर है, ये इतना पुराना हो चुका है। दूसरी बात, तो ये मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ना, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग योगा सीधी सी बात है। जबकि जो हमारा उत्तर वाला ये किसका भाग है? ये अंगारा लैंड का भाग है। उसके टकराई बाद में हिमालय ऊपर उठा है। तो हिमालय से उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड, हिमालय से दक्षिण वाला भाग उत्तर का विशाल मैदान जो टैथी सागर का अवशेष है। देखिए मैं कुछ आपको बात बताता हूँ एक्स्ट्रा यहाँ पर। अगर हमें पूछे ना भौतिक प्रदेशों का, मैंने वैसे परिचय में शायद बताया होगा, या अगर पीछे छूट गया तो आज देख लीजिए। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय दो और मिलता है हमें। एक तो ट्रांस हिमालय मिलता है हमें, जिसकी उत्पत्ति हुई थी अपने यूरेशियाई प्लेट से, इसे हम कहते हैं अंगारा लैंड पर, ठीक है।
हिमालय दूसरा और हमें इसके ऊपर मिलता है, गोंडवाना लैंड के ऊपर भी मिलता है थोड़ा भाग, क्योंकि वो प्लेट नीचे खिसक रही थी। फिर अगर विशाल मैदान की बात करें ना, तो ये टैथिस सागर का अवशेष था। टैथिस सागर तो था यहाँ पर, इसकी जैसे गर्त बन गया, उसके अंदर नदियाँ आती गई, अवसाद जमा करती करती और मैदान का रूप ले लिया। प्रायद्वीपीय अगर पठार की बात करें तो ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है इतनी बातें। अब आगे देखिए, तो इसकी उत्पत्ति आप समझ लेना कि ये 360 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। उत्पत्ति क्या हुई, ये उस समय था, तो इसकी उत्पत्ति हम कह नहीं सकते, लेकिन क्रिटेशियस काल में आगे आकर इसके ऊपर लावे का दरारी उद्भव हुआ, मतलब जैसे अफ्रीका से लगा हुआ था, अलग टूटा, उसके बीच में दरारें पड़ी, दरार पड़ी, तो के अंदर से लावा मैग्मा जो होता है वो बाहर निकला, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, तो और वो साइडों में फैलता गया इस प्रकार और जम गया, जिससे कि ये पठार का रूप ले लिया। वो इसे कहते हैं दक्कन का पठार। पठार तो है ही, और इसे हम प्रायद्वीप है इसलिए प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हमारा आता है इस प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमारा कवर होगा। आपको बहुत सारे ऐसी जगह पढ़ाया जाता है कि भारत के पठार, भारत के पर्वत। अब भारत के पर्वतों की बात कर तो हिमालय भारत का ही है, और कहाँ हिमालय, उसका उत्पत्ति, उसकी व्याख्या अलग से की जाती है, जबकि ये अलग भाग है। तो देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार के वर्गीकरण की बात करें तो इसको हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो कौन कौन से मुख्य पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़ या पहाड़ियां। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन कौन से पठार है। ठीक है, अगर हम पर्वतों की बात करें तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला अरावली पर्वत। ये मैं मैप में बताऊंगा एक अच्छी तरह से। अरावली पर्वत, माला। दूसरा हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत। तीसरा हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। चौथा हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। पांचवा हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। फिर छठा पढ़ेंगे हम अन्नामलाई की पहाड़ियां। सातवां हम इसमें पढ़ेंगे इलायची पहाड़ियां, कार्डुमम, इलायची की पहाड़ियां। और आठवां हम इसमें पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। और आठवां और नौवां हमारा एक और बच जाएगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो हमारी होगी जीकेजे की पहाड़ियाँ, जो हमारे उत्तर पूर्व में मिलती हैं। मतलब गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में ये शिलोंग के पठार के पास में मिलती है। तो ये तो हम पढ़ेंगे पर्वत। सबसे पहले अरावली पढ़ेंगे, फिर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, जो इसके अंदर आती है ना, वो हम पढ़ेंगे। कोई ऐसे समझ नहीं लेना कि जैसे सर आपने बताई नहीं मैकाल पहाड़ी कहाँ है, महादेव पहाड़ी कहाँ है, तो वो सतपुड़ा और विंध्याचल में पढ़ेंगे हम। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। फिर अगर हम पठार की बात करें तो पठार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मालवा का पठार, मालवा का पठार। फिर हम पढ़ेंगे बैतूल का पठार। फिर हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। ये तीनों हमें कहाँ मिलेंगे, एमपी में मिलेंगे तीनों। थोड़ा सा भाग इसका मालवा का पठार राजस्थान में भी है। जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पड़ते हैं, तो वो इसी मालवा पठार का भाग है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार।
ये हमें एमपी में भी मिलता है और थोड़ा भाग यूपी में मिलता है, एमपी व यूपी। उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। फिर हम इसी में पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे। ये कहाँ पर मिलता है हमें? झारखंड में। फिर हम इसमें पढ़ेंगे हजारीबाग का पठार। ये भी कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें शिलांग का पठार। शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, ये हमें मिलता है मेघालय में। तो कौन कौन से? 1 2 3 4 6 7 और याद रखिए 8 हम पढ़ेंगे दंडकारण्य पठार, जो हमें मिलता है उड़ीसा में, झारखंड में, और मिलता है ये अपने आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कह सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर 9वां तेलंगाना का पठार, जो हमें मिलता है एपी और टीएन में, तेलंगाना में। तेलंगाना टीएल करता हूं मैं। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार। कर्नाटक का पठार जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग, थोड़ा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, थोड़ा महाराष्ट्र में है। फिर 11वां पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार, जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से पूर्व का पूरा क्षेत्र पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। 11 हो गए हमारे। इतने हमें पढ़ने हैं पठार, और कोई पीछे नहीं बचा। बस छोटा नागपुर पठार आ गया। और इसी के साथ में रांची का पठार भी हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने आते हैं हमें पठारों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कल से लेंगे पर्वत और पहाड़, जिसमें हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, और कोशिश करेंगे कि इनको हम वैसे 2 भागों में अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम थोड़े बड़े अरावली पर्वतमाला है, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। तो इनको हम 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो मालवा का ये पठार है, इनको भी हम कोशिश करेंगे 1 वीडियो नहीं तो 2 वीडियो में कंप्लीट कर ही लें। तो ये तो हमारा होगा वर्गीकरण, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। थैंक यू।